हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से कोट के साथ जो बोलता है हैप्पीनेस ऑफ योर माइंड डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि आपके दिमाग में जो संतुष्टि है, जो खुशी है, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में जो होगा वो पॉजिटिव, आपको जो मैनिफेस्टेशन है वो भी उस तरीके से होगी। ठीक है, तो मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, इस कोट के बाद हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। तो देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यहाँ देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पे हम बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेट अ सेकंड। तो यहाँ देखो, कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स होता है ना एफ, किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना। ठीक है, वेयर जो के होता है, के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू, के को अगर और एक्सपेंड करें तो के की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लगाया। ठीक है, अगर हम फ्री स्पेस की बात ना करें, किसी मीडियम की बात करें, तो हम फिर खाली वहाँ पे एप्सिलॉन यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं। ओके, सो इतना हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एप्सिलॉन नॉट जो सॉरी वैल्यू के है ना, अब हम जानेंगे कि के की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम जो के होता है ना, के की वैल्यू होती है 1। अगर मैं सीजीएस सिस्टम ले रहा हूँ, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम ले रहा हूँ, तो के की वैल्यू कितनी होगी उसमें, 1 होगी। ठीक है, लेकिन जो एसआई सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम कौन सा होता है, एमके सिस्टम ना। तो एमके सिस्टम में क्या होगा, के की वैल्यू इन इन एसआई। ठीक है, एसआई में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये के की वैल्यू होती है एसआई यूनिट सिस्टम में। ओके, सो एसआई यूनिट सिस्टम में के की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब हम इस के की वैल्यू से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकालना की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखो, मेरे पास के की वैल्यू कितनी, ठीक है, के की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 9 × 10⁻⁹ है ना। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो जब मैं इसको और डिटेल में सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1/3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू है इंटू 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो जो इसके आगे की यूनिट है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैल्यू इतनी होती है, यूनिट क्या होगी, यूनिट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो यूनिट कैसे निकलेगी इसकी, देखिए हमारे पास जो रिलेशन था, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये था। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ ले जा लेता हूँ, इजिकल टू के साइड ऑफ फोर्स को इसके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, मैं अब यूनिट्स पुट कर रहा हूँ। तो जो 1/4 पाई है ना, ये 1/4 पाई है, ये इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। एफ की यूनिट में लिख लेता हूँ न्यूटन। एफ की जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, चार्जेस, ये Q1 Q2 चार्जेस है, इनकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, इनकी कूलम यूनिट होती है कूलम। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर होती है ना। तो मैं यूनिट यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो 1/n लिख लिया मैंने यहाँ पर। Q1 Q2 के लिए मैं लिख दूंगा C × C, और नीचे R² है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ से मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू न्यूटन इनवर्स, ठीक है, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये यही यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई एप्सिलॉन नॉट की आपसे यूनिट पूछे किसी एमसीक्यू में तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।
ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब यूनिट हमने देख लिया, ऐसा यूनिट इसकी देख ली, अब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की तो हम लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसको निकालने के लिए भी हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें ये वैल्यू मिली थी, यही वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एफ। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब हम डायमेंशंस लिखना शुरू करेंगे। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमें चाहिए, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, और फोर्स डायमेंशन क्या होती है, ये हमें चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हमें इसकी डायमेंशन निकालने के लिए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें चार्ज की डायमेंशन चाहिए, आर स्क्वायर की डायमेंशन चाहिए, और एफ की डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तभी हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि चार्ज की डायमेंशन क्या होगी। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो आई को हम लिख सकते हैं ए, टाइम को हम टी लिखेंगे। तो टी जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा क्यू इज इक्वल टू ए टी। क्यू इज इक्वल टू ए टी, तो मुझे चार्ज की डायमेंशन तो मिल गई, क्या होती है, ए टी, है ना। अब ऐसी है फोर्स की जो डायमेंशन होती है, एफ की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, जो एल टी माइनस टू होता है, जो एल टी माइनस टू होता है, ये डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की। ये किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। और जो एम होता है ये मास होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही फोर्स होता है ना। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और आर स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी, आर स्क्वायर की डायमेंशन तो हमें पता है, क्योंकि आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लेंथ में नापते हैं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो अभी इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे जब, तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो उसको जगह वैसे ही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं लिखेंगे। इसकी जगह लिख लेंगे फोर्स की जगह एम एल टी माइनस टू इंटू, ठीक है, Q1 की जगह लिखेंगे 80, Q2 की जगह भी लिखेंगे 80, और आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम ए की था, ऊपर गया तो इनवर्स हो जाएगा एम इनवर्स। ठीक है, एल यहाँ से, एक एल ये था, दो एल यहाँ थे, तो तीन एल हो गए, ऊपर जाके नेगेटिव हो गए, तो एल इनवर्स क्यू। ठीक है, टाइम यहाँ पे कितना था, -2 था, और ऊपर दो, और ऊपर दो थे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टाइम टी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और ए कितने थे, एक ए यहाँ था, एक ए यहाँ था, तो ये ए कितना हो जाएगा, 2, तो ए स्क्वायर। ओके, सो हमने अभी भी क्या निकाला, हमने निकाल दी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की हमने डायमेंशंस निकाल लिए, है ना। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये होती है। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप कोई भी कम्पिटेटिव अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया। ठीक है, इसी की डायमेंशन नहीं, आप और किसी की भी डायमेंशन अगर आप आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें देखेंगे, तो आप इस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में जानेंगे। ठीक है, तो कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जाने के लिए हम डायग्राम को समझ लेते हैं, पहले फिगर में क्या क्या बनाया है हमने। सबसे पहले हम देख लेते हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1, ये वाला एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनका जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, है ना। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन है R2। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है AB, उसका जो वेक्टर है वो क्या, किससे डिनोट कर रहा है, R12 से। ठीक है, R12 अगर आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे तो ऐसे होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर होता है Q1 का R1, Q2 का R2, तो अगर R12 अगर मैं लिखूं, R12 क्या होता है, R2 माइनस R1, है ना। जो पोजीशन वेक्टर R2 होता है वो होता है R1 माइनस R2। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F21, F21, है ना। जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे वो जाएगा F21, और जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे वो जाएगा F12। ठीक है, ये भी लिखने का तरीका होता है, मैं समझ लेता हूँ किस तरीके से लिखते हैं इसको। देखो, जब मैं लिख रहा हूँ ना F21 लिख रहा हूँ, तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब फोर्स अगर सेकंड पे लग रहा है तो मैं 2 को पहले लिखूंगा, और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं F21 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स 2 पे लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, उसको मैं F21 लिखूंगा। ठीक है, और अगर मैं F12 लिख रहा हूँ, F12 लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, वो फोर्स जो 1 एक्सपीरियंस कर रहा है 2 की वजह से। ठीक है, तो लिखने का तरीका होता है। अच्छा, हमने इतनी बात समझ ली है, अब हम आगे देखते हैं इसी को। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको देख लेंगे एक बार, और जो डिस्टेंस ए बी और बी ए है
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले जो ए बी है ना, ए बी है, ए बी किसके बराबर है, ए बी है R12 के, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, R12 के, ठीक है। इनको ना इक्वेशन बना के लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे नोट करते जाइए, ठीक है। तो R12 किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1, इसको इक्वेशन बना लेते हैं 1, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लेते हैं 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई, है ना। अच्छा ए बी अगर ये है तो बी ए क्या होगा, बी अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, बी ए क्या हो जाएगा, R21, ठीक है। बी ए हो जाएगा R21, ये किसके इक्वल होगा, R1 माइनस R2 के, इसको क्वेश्चन बना लेंगे सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास बी ए बी आ गया और बी ए बी आ गया और ए बी बी आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो केवल डायरेक्शन शो करेगा ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ R12 का निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 निकालें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा R12 का जो मैग्नीट्यूड, जो R12 वेक्टर है अपॉन जो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 है ना, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। ऐसी इसको इक्वेशन बना लेता हूँ थर्ड, और यूनिट वेक्टर ऑफ R21 क्या हो जाएगा, R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला है क्योंकि जो डायरेक्शंस में हम यूज करते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसी भी चीज की ना। तो अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको जो फोर्स की क्वेश्चन है ना उसको लिखूंगा मैं, ठीक है। तो फोर्स जो F21 है, F21 जो है, अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन F21, मतलब जो सेकंड में फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, जो सेकंड में फोर्स लग रहा है इस Q2 में फोर्स लग रहा है इसमें, इसकी वजह से, Q1 की वजह से, है ना। तो देखो जो ये फोर्स लग रहा है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है ए बी, क्योंकि फोर्स में ए टू बी दिखा रहा हूँ, है ना, फोर्स ए टू बी दिखा रहा हूँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी, जिसको मैं R12 वेक्टर से शो कर रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, ए बी, मैं लिख लेता हूँ ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा, हमने वेक्टर का निशान लगाया यहाँ पे ये वाला, तो मेरा डायरेक्शन लिखना जरूरी है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलॉन्ग ए बी, है ना, अलॉन्ग ए बी। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F21, इसको इक्वेशन में लेता हूँ 5, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अच्छा ए बी की वैल्यू क्या थी, R12 ना, R12 का स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग ए बी, अलॉन्ग ए बी, जो अलॉन्ग ए बी है ना, ए बी, जो अलॉन्ग ए बी की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को मैं शो कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं ना। तो मैं इसको शो कर सकता हूँ यूनिट वेक्टर से, R12 कैप से, ठीक है। तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, है ना। इसको इक्वेशन बना लेता हूँ 6, ठीक है। अब क्या देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में उठाने वाला हूँ, इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें तो इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, जो R12 अपॉन मॉड ऑफ R12 है ना। तो मैं इस यूनिट वेक्टर की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पे यहाँ आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन, देखो R यूनिट वेक्टर की जगह में लिख लिया सबसे पहले R12 का वेक्टर, ठीक है। और अपॉन में देखो, अपॉन में इसमें क्या था, अपॉन में यहाँ पे इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो R12 था नीचे, और यहाँ पे 2 R12 पहले से है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R³ 12, आई होप ये आपके समझ में आया हो, ठीक है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी ना, जो यूनिट वेक्टर की, जब मैंने यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू थी, ये मैंने इक्वेशन 3 से उठा के यहाँ रख ली, ठीक है। तो मेरे पास एफ की वैल्यू ये आ गई, है ना, मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करके लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12 है ना, तो लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 मॉड क्यूब, क्योंकि मैंने क्या बताया था, R12 को मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 ना, तो ये रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। और ऊपर से मैं लिख सकता हूँ जो R12 वेक्टर है,
R12 वेक्टर है ना ऊपर, इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। तो ये जो रिलेशन मिला है F इज इक्वल टू, ये रिलेशन ही क्या है, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो ये रिलेशन है यही कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म है। ये F का क्या है, ये F किसका निकाला था हमने, जो सेकंड में लग रहा है 1 की वजह से, F21, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर फॉर F12, अगर F12 निकालना चाहें तो डिट्टो सेम वैल्यू आएगी, बस यूनिट वेक्टर चेंज आएगा, है ना। यहाँ से क्या जाएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, और वेक्टर क्या आ जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, F12 की। तो यही कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, इतना अगर आप लिख लेंगे तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक चीज और अगर आप, मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखो F12 जो आया था, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 ना, ये आया था R21 का क्यूब, R21 जो अभी अभी हमने निकाला। ठीक है, और इससे पहले जो हमारे पास एक रिलेशन आया था F21, जो 2 पे लगा था 1 की वजह से, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ 1 2, वेक्टर था R12। ठीक है, अब हमें ये पता है कि R21 और R12 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव अपोजिट साइन से शो करते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं क्लियरली F12 वेक्टर जो होगा वो किसका होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा F21 की, है ना। क्योंकि देखो, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो R21 है ना, वो है R1 - R2, और जो R12 है वो है R2 - R1, है ना। तो अगर मैं R2 - R1 में अगर नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पे यही टर्म ऊपर, जो ऊपर वाली टर्म है, ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो साइन है वो अपोजिट साइन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि F12 जो होगा, जो फोर्स लगाएगा 1, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1 2 की वजह से, वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 2 1 की वजह से। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हमने समझ लिया, पूरा बेसिक्स क्लियर करके। आई होप कि आप ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसके जिसके साथ ना आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आराम से। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है हाउ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन ईच चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस है ना, ये दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, ये दो चार्जेस थे, इनके बीच का डिस्टेंस था R, है ना। हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, R जो कर दिया हमने 2R कर दिया। ठीक है, और क्या बोला, व्हेन ई चार्ज डबल, और जो चार्ज है, जो Q था, पहले Q1 Q2 तो जो था ना, वो पहले Q के बराबर था, तो मान लिया हमने इसको 2Q कर दिया, हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है, ओरिजिनली ये Q के बराबर था, अब ये 2Q हो गया। तो क्या फर्क आएगा, देखो जो नया फर्क आएगा ना, F डैश अगर मैं निकालूंगा, F डैश क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 है ना, तो ये जाएगा 2Q इंटू 2Q, चार्ज डबल कर दिया, और जो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑल्सो डबल, डिस्टेंस बिटवीन दैम को भी हमने डबल कर दिया, तो 2R हो गया, तो 2R का स्क्वायर हो गया डिस्टेंस। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 2 जा 4, 4Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, है ना। इस 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यही वैल्यू तो ओरिजिनल फोर्स की रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उसमें डिस्टेंस भी डबल कर दें और चार्जेस को भी डबल कर दें, तो कोई चेंज नहीं आएगा फोर्स में, तो F डैश F के इक्वल ही रहेगा। ओके, F डैश F के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमने ओरिजिनली क्या माना था, ओरिजिनली हमने माना था कि अगर हम कुछ भी डबल ना करें ना, तो हमने माना था कि जो दोनों चार्जेस हैं Q1 Q2 हैं, ये Q के बराबर थे, और डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी R। ठीक है, नॉर्मल केस में हम डिस्टेंस R माना था, तो इस केस में भी फोर्स यही आता, देखो F इज इक्वल टू क्या आता,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या आता है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो यही क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ इस रिलेशन भी आया। ठीक है, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा अगर चार्जेस को भी डबल कर दें और उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो फोर्स हमने निकाला था ना, वो तब निकाला था जब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में थे। ठीक है, दोनों चार्जेस कहाँ थे, फ्री स्पेस में थे। ये जो एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था। ठीक है, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, और ये दोनों जो डिस्टेंस R था। ठीक है, इनके बीच का जो ये था ना, जो मीडियम था, ये स्पेस था या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, ये फ्री स्पेस था। फ्री स्पेस में हम मानते हैं कि कोई एयर होती नहीं है, इसलिए मतलब इसका मतलब ये वैक्यूम वाला था। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स आ रहा था, F जो आ रहा था, वो कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर इसकी जगह, फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम आ जाए, ठीक है, सपोज करते हैं वाटर आ जाए या फिर ग्लास आ जाए, कोई भी मीडियम आ जाए इसके बीच में, तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, इस केस में फोर्स हो जाएगा एफ मीडियम। अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख करूंगा, देखो बाकी सारी टर्म्स तो सेम रहेंगी, चार्ज में तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, चार्ज की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा नहीं, डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। ठीक है, बस क्या होगा कि जो मीडियम होगा ना, मीडियम में हम इसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो नॉट हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं वैक्यूम के लिए। जो ये नॉट यूज किया है ना, ये नॉट ये यूज करते हैं जब एप्सिलॉन नॉट, तब यूज करता है जब हम परमिटिविटी किसके निकालते हैं, वैक्यूम की। अब हमें परमिटिविटी मीडियम की चाहिए, तो खाली हम एप्सिलॉन ही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखो एप्सिलॉन ही यूज किया हमने इस केस में, क्योंकि ये कोई मीडियम आ चुका है। अब जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाकी तो सब कट जाएगा। Q1 Q2 यहाँ पे भी सेम है, ये पूरी टर्म आपस में कट जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बस क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यही क्या होती है, यही होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका यूज हम आगे आने वाले जो कैपेसिटेंस वगैरह, कैपेसिटर वगैरह में पढ़ेंगे, तब हम इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी को मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट अपॉन एफ एम। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसी को हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, तो इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेयर मैंने यहाँ के लिख लिया, लिखता वेयर के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ही होती है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन आप यहां से देख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज अ रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। इट इज अ रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब एप्सिलॉन अपॉन टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, यही किसके बराबर होता है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखो क्या बोला है, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम। ठीक है, तो मतलब अगर ये फोर्स है, ये वैक्यूम में था, मतलब खाली एफ। ठीक है, टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द सेम पॉइंट हेल्ड अपार्ट इन मीडियम एफ एम, है ना। तो इसको हम एफ अपॉन एफ एम का भी रेशियो बोल सकते हैं, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कांस्टेंट को, के को। आई होप ये आपके समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, हमने देखो हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी हमने जाना कि दोनों एक चीज होती है, इनको निकाला कि क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू हम निकालते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी के जो रेशियो होता है, उसी को जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है, उसी को हम के बोलते हैं, जिसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कैपेसिटर के केस में, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है,
अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, total force on any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The force due to individual charges are unaffected by the presence or absence of the other charges. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझाना चाहूँ ना, इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्या बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये बोलता है कि मान ले दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज और आ जाए Q3, एक और आ जाए Q4, एक और आ जाए Q5, एक और आ जाए Q6, ठीक है, तो भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इनके फोर्स का बीच का, इन दोनों के बीच का फोर्स इतना ही रहेगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ड्यू टू एन इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ये अनअफेक्टेड रहेगा प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस के। ठीक है, तो Q1 Q जो Q4 Q3 Q5 Q6 चार्जेस है, ये इनके प्रेजेंस होना या ना होना इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच के फोर्स को। ठीक है, इसको थोड़ा हम और डिटेल समझाएंगे एक फिगर के थ्रू। ठीक है, तो देखो ये जो फिगर बना है इसमें क्या होगा, इसमें जो अगर मैं निकालना चाहूँ, इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू निकालना चाहूँ F, सबसे पहले मैं वैल्यू निकालना चाहूँ इसमें F0, ठीक है, 1 की, तो देखो F01 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 सॉरी Q1 ड्यू टू Q1, है ना। तो मैंने क्या बोला, जो एक्सपीरियंस करता है वो पहले लिखते हैं, जो जिसकी वजह से लगता है उसको बाद में, तो जो जीरो पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, ठीक है, F02 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। ठीक है, F03 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो नेट फोर्स अगर हमें निकालना है ना, अगर हमें नेट फोर्स लगाना है कि F0 पे कितना लग रहा है, मतलब चार्ज Q0 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो नेट फोर्स जो F0 पे होगा वो क्या हो जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे उनको ऐसे में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर मैं F01 निकालूँ ना, तो F01 कितना हो जाएगा, F01 अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबसे पहले Q1 Q2 ना, तो सबसे पहले F मैं क्या निकालूँ, 01 जो जीरो पे लग रहा है 1 की वजह से, तो F Q0 Q1 अपॉन, ठीक है, F Q0 Q1 अपॉन, इसमें जो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा वो R10 वाला हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका सॉरी वेक्टर साइन नहीं आएगा ना इसमें, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, है ना, और कोई इसमें यूनिट वेक्टर R10, ये जिसकी डायरेक्शन दिखाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे अगर मैं F02 का निकालना चाहूँ, F02 का, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q0 Q2, क्योंकि 2 वाला चार्ज है ना इसमें, F10 की जगह 20 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, F20। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं सबके करके F03 निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो नेट फोर्स निकल जाएगा F0, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सब में ये टर्म सब में आएगी, है ना। अंदर क्या बचेगा, तो ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा Q0 Q1 अपॉन R10। ठीक है, ये आएगा, और R स्क्वायर और R10 का कैप प्लस Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर और R20 का कैप। ठीक है, प्लस 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 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो मैं इसको सिंपल टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, सिंपल टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, सिंपल टर्म्स में लिख सकता हूँ, F0 पे जो फोर्स लगेगा वो होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीशन, देखो आई जा रहा है कहाँ से, 1 से जा रहा है कहाँ तक, n तक, क्योंकि हम मानते हैं कि n नंबर ऑफ चार्जेस में। ठीक है, 1 से n तक जा रहा है, Q0 तो हमेशा रहेगा क्योंकि Q0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये आई तक जाएगा ना, अपॉन, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा R
ठीक है, आर आ गया यहाँ पे, आर स्क्वायर, जीरो तो पहले से ही रहेगा, लेकिन आई टर्म्स में क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसके लिए हम सीधा जनरल टर्म आई यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसको जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा RI0। ठीक है, तो ये, तो हमें अगर फोर्स लगाना है चार्ज Q0 पे, तो इस फॉर्मूले से हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, इसमें आगे एक न्यूमेरिकल होगा, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपकी और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F0 पे जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4πε0, ठीक है, समेशन I इक्वल टू 1 to n Q1 सॉरी Q0 QI अपॉन R स्क्वायर I0, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, RI0 का कैप। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोजीशन, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले आगे, है ना। अब देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ ही गया है ना। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? ठीक है, तो बोले जो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर ये चार्ज है ना, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर जो चार्ज है Q, है ना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इस पे इन सारे चार्जेस की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है Q पे कितना लग रहा है। ठीक है, इन सारे चार्जेस की वजह से, है ना, इस सारे से चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना लग रहा है Q पे। तो जो हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया था, हमने नेट फोर्स निकाला था F0 पे, हम नेट फोर्स निकाला था Q0 पे कितना लग रहा था इन सारे चार्जेस की वजह से ना। तो इसी का एप्लीकेशन है अगले क्वेश्चन में, कि हमें चार्ज जो Q है इस पे निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगता है। तो अगर आपके पीछे से समझ में नहीं आई थी ना वो जो मैंने चीज समझाया था, इस न्यूमेरिकल को करके तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी तीनों साइड्स बराबर होती है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स है और वर्टेक्सेस है ए, ठीक है, ए बी और सी, ये 3 वर्टेक्सेस इस ट्राइंगल के, है ना। इसकी जो साइड की लेंथ है वो L है। ठीक है, इनके तीनों वर्टेक्सेस पे चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 और Q3। ठीक है, 3 चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 और Q3, तीनों की वैल्यू इक्वल है, तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल है, Q की इक्वल। ठीक है, तीनों की वैल्यू किसकी इक्वल है, Q की इक्वल। अब एक चार्ज इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे भी रखा है। ठीक है, इक्वल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे एक और चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज कितना है, Q, कैपिटल Q। ठीक है, जो कि पॉइंट O पे रखा हुआ है ना। इस कैपिटल O, इस कैपिटल Q पे जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कैपिटल Q, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा किस किस की वजह से करेगा, चार्ज Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। ठीक है, तो जो नेट चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा था कि हम जो इंडिविजुअल चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो अनअफेक्टेड रहेगा प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि Q1 इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर हम निकालेंगे Q2 इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर निकालेंगे Q3 इस Q पे कितना फोर्स लगा रहा है। जितना जो टोटल फोर्स आएगा उन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा कि Q पे जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q, वो कितना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम कूलम्स लॉ जब यहाँ लिखेंगे, हमें कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ना। तो हमारे पास Q1 Q2, इस Q1 और इस Q2 की वैल्यू तो गिवन ही है, क्योंकि हम जब ये Q1 यूज करेंगे तब ये होगा कौन सा Q, ये Q होगा, ये वाला जो गिवन है Q, है ना। और Q2 की वैल्यू तो हमें हमारे पास कैपिटल Q रहेगी हमेशा, लेकिन हमें डिस्टेंस हमें ये नहीं पता क्योंकि आर स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो अगर मैं इस Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस Q पे, है ना, तो इन दोनों का जो बीच में डिस्टेंस है, इस Q1 का इस O से जो डिस्टेंस है वो है AO, तो मुझे AO की वैल्यू चाहिएगी। ऐसे ही अगर मैं Q2 का फोर्स निकालना चाहूँ इस Q पे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला BO, मुझे इस BO की वैल्यू चाहिएगी। ऐसे मुझे CO की वैल्यू भी चाहिएगी Q3 का फोर्स निकालने पर जो Q पे लग रहा है ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक भी वैल्यू निकालूं, अगर मैं AO निकालूं तो वो BO के भी इक्वल होगी, वो CO की इक्वल भी होगी, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है ना। ठीक है, तो अगर मैं AO निकाल लेता हूं तो फिर BO और CO निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल ही होंगे, है ना। तो देखो AO कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, अगर ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ये है AD और C, है ना। AC की वैल्यू गिवन है L। अब मुझे पता है कि जो AC एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री, है ना। अगर मैं साइन 60 डिग्री का यहाँ पे यूज करूँ, साइन 60 डिग्री का अगर मैं यहाँ यूज करूँ, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ना। ठीक है, तो यहाँ देखो
साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 किसकी इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना L, है ना? तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया? यहाँ से मेरे को मिल गया AD की वैल्यू मिल गई। AD कितना हो जाएगा? √3L/2। AD की वैल्यू कितनी मिल गई? √3L/2। अच्छा, अब एक चीज और, जो इक्वल ट्रायंगल की जो सेंट्रॉइड है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो परपेंडिकुलर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है ना? जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है AD, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा, है ना? तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ, तो ये लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो AO होगा ना, AO का वो 2/3 होगा AD का। ये सिंपल प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की, है ना? ठीक है। AO जो होगा वो क्या होगा? 2/3 होगा ऑफ AD होगा, ठीक है? क्योंकि जो पॉइंट O है वो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का ना। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, अगर मैं AO की वैल्यू निकालनी है, AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, अब AD की वैल्यू रख लेते हैं। AD की वैल्यू कितनी है? √3L/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? √3 वन जा √3, √3 जा 3, है ना? तो यहाँ से जो AO निकल गया, AO की वैल्यू कितनी आ गई? AO इज इक्वल टू कितना आ गया? L/√3। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। AO निकल गया हमारा कितना? L/√3। अब AO निकल गया तो CO की वैल्यू भी इतनी होगी और BO की वैल्यू भी इतनी होगी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है ना? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? देखो मैंने लिख लिया AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू कितना आया? L/√3। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं आगे अभी, है ना? अभी अगर मैं निकालना चाहूँ फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q कितना आ जाएगा? F1 की बात कर रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q, Q1 की वैल्यू कितनी है? Q सेंटर में जो चार्ज है वो Q है, ठीक है? और अलॉन्ग AO है ना, AO, तो यहां लिख लेता हूं AO का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अलॉन्ग AO। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, मैं AO की वैल्यू रखने वाला हूँ। AO की वैल्यू कितना हो जाएगी? F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0। ठीक है, Q, Q अपॉन AO का स्क्वायर मतलब L/√3 का स्क्वायर। यही होगा इसका मतलब, है ना? इसको मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो डायरेक्शन वही आएगी, अलॉन्ग AO। इसको आगे में सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? F1 इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q, Q√3 ऊपर ऊपर आ गया तो यहाँ 3 आ जाएगा अपॉन L² अलॉन्ग AO, है ना? तो ये F1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई। किसकी वैल्यू निकली हमारे पास? F1 की। ओके, F1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूँ और मैं बाकी की वैल्यूज यहाँ निकालता हूँ। मैंने जो फोर्स F1 है, F1 फोर्स का मतलब जो चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है सेंटर पे, वो फोर्स F1 है। ठीक है, वो हमें निकाल दिया, है ना? अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, देखो आप, सिमिलरली सिमिलरली F2, F2 कितना हो जाएगा? 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन F2। F2 जो मैं निकालने वाला हूँ वो Q2 की वजह से, जो Q2 फोर्स लगा रहे हैं Q पे ना, वो निकालने वाला हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q2 की वैल्यू भी Q ऐसे क्यों लिख दिया? जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? BO का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? अलॉन्ग BO, है ना? तो F2 भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, अब क्योंकि ये BO डिस्टेंस AO के सेम है ना? तो मैं यही रिजल्ट यहाँ से सीधा कॉपी कर सकता हूँ। सीधा यही रिजल्ट यहाँ पे आएगा 3QQ अपॉन L²। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी? अलॉन्ग BO। ठीक है, तो ये निकल गया F2। वेक्टर लगाना भूल गया, यहाँ पे वेक्टर का साइन भी आएगा। ठीक है, ये निकल गया F2। तो हमने F1 निकाला, वैसे ही हमने F2 निकाल लिया। ओके, अब F1 और F2 हमारे पास आ गया, है ना? अब हम निकालेंगे F3।
F3 क्या इतना आएगा, F3 आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। F3 क्या क्या होगा, CO स्क्वायर आ जाएगा डिस्टेंस का, है ना। तो यहाँ से भी रिलेशन कुछ इसी तरीके से आएगा, F3 आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3 QQ अपॉन एल स्क्वायर। सारे वैल्यू सेम इसलिए आ रही है क्योंकि सब में डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सबका सेम है, ए ओ बी ओ सी ओ आपस में इक्वल है, ठीक है। और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है तीनों वर्टेक्स पे, इसलिए सारी वैल्यू सेम आ रही है। तो F3 की वैल्यू ये आ गई है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगी F3 की, अलॉन्ग सी यू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ लिख, अब ध्यान से अगर आप फिगर को देखें यहाँ पे, तो ये फोर्स है F2 का, है ना। देखो यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ, देखो ऊपर ये पॉइंट है O, ये पॉइंट O है, यहाँ पे है फोर्स जो लग रहा है, ये है कौन सा, F2। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये है F3, ठीक है। जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है, वो है ये वाला, ठीक है। ये फोर्स डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए है ना, ये ए की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर ऊपर ए है ना तो ये अलोंग ए ओ की तरफ जिनका रिजल्टेंट है वो निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं F3 और F2 का रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F2 अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, देखो F3 और F2 का मैं रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आएगा, F3 और F2 का रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा F इजिकल टू, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं F डैश लिख लेता हूँ ना। F डैश कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3QQ ऑन एल स्क्वायर अलॉन्ग, देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की क्या होगी, अलॉन्ग ओ ए, अलॉन्ग ओ ए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ओ ए की डायरेक्शन में, ओ से ए की जा रहा है जो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो जो एफ डैश है ना दरअसल, ये रिजल्टेंट है किसका, F2 और F3 का। तो F2 और F3 की जगह हमें अलग अलग लिखने की जगह हम सीधे F डैश को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो F डैश क्या है, F डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F2 है, ठीक है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेट फोर्स F किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, है ना, F1 प्लस रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। तो ये नेट फोर्स में निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इजिकल टू, अब F1 देख लेते हैं, F1 कितना है, F1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यू है F1 की, प्लस डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग AO, प्लस रिजल्टेंट ऑफ F3 और F2 क्या है, ये वाला वैल्यू ना, इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ अपॉन एल स्क्वायर अलॉन्ग OA, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है इस वैल्यू के, लेकिन जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है अलॉन्ग ए ओ, और ये डायरेक्शन है अलॉन्ग, सॉरी ये डायरेक्शन है अलॉन्ग ए ओ, ये डायरेक्शन है अलॉन्ग ओ ए। तो देखो इन दोनों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये ए ओ है या ओ ए है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ये जो ये मैग्नीट्यूड है और जो ये वाला मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये अलॉन्ग ए ओ है, ये अलॉन्ग ओ ए है ना। तो इसलिए इस केस में जो नेट फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पॉइंट ओ पे, वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, जीरो, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, एफ इजिकल टू कितना आएगा, जीरो। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन होगी इसमें तो आगे मुझसे पूछ लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क प्ले भी दूंगा, उसको करिएगा, अगर नहीं हुआ तो हम अगली वीडियो में तो उसको समझेंगे वैसे भी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीन चीजों को और पढ़ लेते हैं। जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जब चार्ज कंटिन्यूसली किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हमें तीन चीजें निकालनी होती है, ठीक है। हमें उस केस में तीन चीजें निकालनी होती है, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो वन डायमेंशन में है ना, जैसे सीधी लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या निकलती है, इसमें निकलती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो
उसकी अगर चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई 2D ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या निकलती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका निकलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है ना, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताती है कि कितना लेंथ ऑक्यूपाई किया है चार्ज ने, ठीक है। तो सपोज करते हैं अगर नेट चार्ज है, अगर एक लेंथ है, ये लेंथ अगर है डेल एल, ठीक है, ये लेंथ है डेल एल, ठीक है। इस पे अगर नेट चार्ज है वो कितना डेल क्यू है, ठीक है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, डेल क्यू अपॉन डेल एल। मतलब जो नेट चार्ज है डेल क्यू, वो इस लेंथ पे, डेल एल की लेंथ पे कितना उसकी डेंसिटी है, वही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे तब इसका यूज होगा, ठीक है। तो लैम्डा से हम क्या शो करते हैं, लैम्डा लैम्डा रिप्रेजेंट करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को। इसी तरीके से जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो ये सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, नेट चार्ज और वो कितने सरफेस में है, ठीक है, कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, है ना। और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो वॉल्यूम तो आपको पता है रो से हम डिनोट करते हैं, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, जो नेट चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये पढ़ना जरूरी इसलिए था क्योंकि हम डेरिवेशन करेंगे तब उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब हम आगे देखते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं होता तो मैं तो उसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे अगली वीडियो में। देखो ये क्वेश्चन भी डिटो वैसी बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तीन वर्टेक्सेस पे तीन चार्जेस रखे हैं ना। यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, इस Q3 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है नेट, इस Q1 फोर्स कितना, चार्ज पे नेट फोर्स कितना निकल रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जस्ट जो Q3 पे नेट फोर्स लगेगा ना, वो किस वजह से लगेगा, Q1 और Q2 की वजह से। जो Q2 पे नेट फोर्स लग रहा है वो निकलेगा Q1 और Q3 की वजह से। और जो Q2 पे फोर्स नेट फोर्स लगेगा वो निकलेगा, सॉरी, जो Q1 पे नेट फोर्स लगेगा वो निकलेगा Q3 और Q2 की वजह से, ठीक है। तो खुद को छोड़कर जो बाकी दो चार्जेस हैं वो उस चार्ज पे नेट फोर्स लगाएंगे, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं होगा आपसे सॉल्व तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम इसको खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है, मैं स्पेशली एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। इन न्यूमेरिकल को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू, बाय।